Hi guys, welcome to Ofye Padhai. I'm Lavanya and welcome to the fourth part of the first chapter of psychology. Today we'll do the assessment methods. The first method, psychological test. It is an objective and standardized measure of an individual's mental and behavioral characteristics. Now, I hope you're familiar with these two terms, objective and standardized. Objective, unbiased, standardized, uniformity maintained होती है. But ये सब क्यों मेंटेन किया जाता है? टू मेजर व्हाट द मेंटल एंड द बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स. डिटेल्ड एनालिसिस आप कैसे करोगे जब आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स पता होंगी कौन सी? मेंटल एंड बिहेवियर. सेकेंड पॉइंट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट. ऑब्जेक्टिविटी क्यों मेंटेन होती है? ये टेस्ट ऑब्जेक्टिव क्यों होते हैं नेचर में? हैव बीन डेवलप्ड टू मेजर ऑल द डायमेंशंस ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स. अब पर्पस हमें समझ में आ गया कि ये टेस्ट का नेचर ऑब्जेक्टिव क्यों है, so that we can measure what the dimensions of psychological attributes such as intelligence, aptitude, etc. So कीवर्ड कैसे जस्ट एक वर्ड में आपको वन वर्ड में याद रखते हैं वो कि साइकोलॉजिकल टेस्ट का पर्पस क्या है? टू बेसिकली असेस द डायमेंशंस ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स. सो साइकोलॉजिकल टेस्ट, साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स. ये पता है क्या है? ऐसे जब जब भी आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ो ना, कोई एक ऐसा वर्ड रखो जिससे आप कनेक्ट कर सको इजीली. तो आपको जब याद हो जाएगा कि अच्छा साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को असेस करने के लिए हमें साइकोलॉजिकल टेस्ट चाहिए होते हैं. एंड हमने साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को हम कैसे असेस करेंगे? वेरी कॉमन वर्ड्स है. ऑब्जेक्टिव, स्टैंडर्ड तो हर जगह रिपीट होता ही रहता है, क्योंकि टेस्ट का नेचर अगर ऑब्जेक्टिव और स्टैंडर्डाइज नहीं होगा तो फिर वो टेस्ट किस काम का बेसिकली. सो टेस्ट हमेशा ऑब्जेक्टिव और स्टैंडर्डाइज होता ही है, और जो नहीं होता है फिर उसको हम यूज भी नहीं करते, फिर साइकोलॉजिस्ट उन चीज़ों को यूज भी नहीं करेंगे. सो ऑब्जेक्टिव, स्टैंडर्डाइज, वेरी सिंपल टर्म्स, psychological test, psychological attributes. Now, for example, your tests are widely used for the purposes of clinical diagnosis, guidance, etc. अब एग्जाम्पल में आपने पर्पस बताना कि टेस्ट का यूज एक्चुअली होता क्या है. तो यहाँ पे जैसे क्लिनिकल डायग्नोसिस लिखा हुआ है. फॉर एग्जाम्पल अगर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कोई है जिसको बहुत डिटेल में जानना है किसी पर्सन के बारे में, या उसको एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा कि ये पर्सन कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहा है, so that psychologist, that clinical psychologist can actually take what? A psychological test of that person. Easy? Now we'll do the second method. Now the second method is interview. अब इंटरव्यू क्या होता है? बहुत ही सिंपल चीज़ है. क्या करते हैं इंटरव्यू में? क्वेश्चंस पूछते हैं जिसके थ्रू हमें आंसर्स मिलते हैं. उन आंसर से हमें क्या मिलता है? इन्फॉर्मेशन मिलती है. करेक्ट. अच्छा, ये जो क्वेश्चंस होते हैं कहीं लिखे हुए होते हैं एंड ये आंसर्स भी लिखे जाते हैं? नहीं. इंटरव्यू का मतलब क्या होता है? जब दो तीन लोग सामने बैठे होते हैं, एक दूसरे की तरफ देखते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं एंड आंसर रिप्लाई में बोला जाता है, राइट? तो कॉन्वर्सेशन चल रही होती है ना? So that's the definition only. Interview, it involves seeking information from a person on a one-to-one basis. For example, a journalist interviews important people on issues of national and international importance. अब journalist का job ही है, वो interview ही करता है, right? So interview methods सिर्फ साइकोलॉजी में रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, हर जगह होता है. बट हम यहाँ पे जब साइकोलॉजी टर्म्स में जब हम बात करते हैं तो हम इन जनरल डिस्कस करते हैं कि साइकोलॉजी में क्या क्या मेथड्स यूज करे जाते हैं. इसका मतलब ये नहीं कि वो मेथड्स कहीं और यूज हो सकते हैं. ओके, सो दिस वाज इंटरव्यू, वेरी इजी. नाउ वी विल डू द थर्ड मेथड. नाउ द थर्ड मेथड इज केस स्टडी. केस स्टडी को ध्यान से सोचो. केस, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बारे में पढ़ना. स्टडी का मतलब क्या है? आपने एक बहुत इन डेप्थ रिसर्च करना. ओके, सो यही है केस स्टडी. सिंपल सा कि बहुत इन डेप्थ रिसर्च जब हम करते हैं, सो इट इज एन इन डेप्थ स्टडी ऑफ द इंडिविजुअल in terms of his or her psychological attributes, psychological history, in the context of his or her psychosocial and physical environment. थोड़े ज़्यादा वर्ड्स हो गए मैम, आई नो, आई अंडरस्टैंड, थोड़े ज़्यादा हो गए हैं. साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स तो बहुत ईजी है, हमें पता है. साइकोलॉजिकल हिस्ट्री, बट किस कॉन्टेक्स्ट में? हिस्ट्री मतलब पास्ट में जानना उसका कैसा है, उसकी लाइफस्टाइल, सब कुछ. बट साइकोलॉजिकल हिस्ट्री का मतलब क्या हुआ? तब यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट लिखा हुआ है. इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट? हिज और हर साइकोसोशल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट. साइकोसोशल दो वर्ड्स हैं, साइकोलॉजिकल एंड सोशल. ओके, साइकोलॉजिकल से वी मीन द मेंटल हेल्थ, मेंटल वेलबींग के बारे में कि उसका मेंटल स्टेटस कैसा है.
social is your relationships with people. Physical environment is the environment you are exposed to. मतलब कि फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ कंट्रीज में वॉर चल रहा है तो एनवायरनमेंट बहुत डिफरेंट तरह का है. यू गेटिंग इट? कहीं पे कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया है तो बहुत डिफरेंट तरह का एनवायरनमेंट होता है. सो दैट इज योर फिजिकल एनवायरनमेंट. साइको सोशल, साइको इज योर मेंटल वेलबींग. जैसे मेंटल में मतलब कहते हैं कि इट समटाइम्स इट कैन बी लाइक यू हैव गुड पीपल अराउंड यू, एवरीथिंग इज गोइंग अराउंड फिजिकल. आपका एनवायरनमेंट भी अच्छा है. जैसे एक बच्चा है सपोज, तो उसको एक प्रॉपर एजुकेशन मिल रही है, वो स्कूल जा रहा है, उसके पेरेंट्स उसके लिए फीस भर रहे हैं, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ अच्छा जा रहा है, बट स्टिल दैट चाइल्ड इज डिप्रेस्ड. तो ऐसा क्या हुआ उसकी लाइफ में? सो ये क्या हो रहा है, बेसिकली ब्रेक डाउन कर रहे हैं हम चीज़ों को. कि पहले हमने देखा फिजिकल एनवायरनमेंट, तो फिजिकल एनवायरनमेंट तो ठीक है, सब कुछ घर का माहौल भी ठीक है, सब कुछ आसपास ठीक है. फिर सोशल में देखा कि रिलेशनशिप्स कैसे हैं पेरेंट्स के साथ. पेरेंट्स के साथ अच्छे हैं रिलेशनशिप. फ्रेंड्स के साथ कोई बुली करता है स्कूल में, नहीं, रिलेशनशिप अच्छा है. फिर साइकोलॉजिकल में जाते हैं कि बच्चा फिर भी बहुत दुखी रहता है, ऐसा क्यों है? आई यू गेटिंग इट? ये कोई ऐसे प्रोसीजर नहीं था कि स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही होते हैं. मतलब कोई एग्जाम्पल दिए कि कैसे हम हर फैक्टर के बारे में सोचते हैं. अब क्या प्रोसीजर है वो तो साइकोलॉजिस्ट ही जानते हैं कि कैसे करना. बट आई जस्ट टोल्ड यू कि कैसे हम इन चीज़ों से रिलेट कर सकते हैं. सी साइकोलॉजी, आई नो वी आर द स्टूडेंट्स ओनली राइट नाउ, अभी हम प्रोफेशनल्स नहीं है. बट जो नॉलेज है उसको हमें कनेक्ट करने की कोशिश तो करनी चाहिए ना. हमें एकदम डिटेल नहीं पता होगा बट हमें ओवरव्यू तो पता होना चाहिए. तो फिजिकल एनवायरनमेंट से आप भी जब भी किसी से आप बात करोगे तो आपको अगर लगेगा कि कोई प्रॉब्लम है तो अपने माइंड में भी रख के देख सकते हो कि यार इसका एनवायरनमेंट कैसा है. फिजिकल एनवायरनमेंट, इसके रिलेशनशिप्स कैसे हैं लोगों के साथ, ये खुद को कैसे ट्रीट करते हैं, इसका सेल्फ एस्टीम लो है क्या? अपने आप सोचो. Are you getting it? Now the second point is case studies are based on data. So it's data driven, generated by different methods like interview, psychological tests, etc. So case study के लिए हमें data कहाँ से मिलते हैं? Through these methods. Now third point example, case studies are widely used by clinical psychologists. Clinical psychologists बहुत ज़्यादा use करते हैं case studies को. Very simple. The next method is observation. अब ऑब्जर्वेशन तो क्लास 11 में पढ़ ही रखा है. वेरी सिंपल, एज अ वर्ड सजेस्ट, बस देखना, राइट? सो ऑब्जर्वेशन क्या होता है? मेथड, सिंपल वर्ड्स में जो चीज़ जैसे हो रही है उसको बस देखना, ऑब्जर्व करना. So observation ideally what involves employing systematic, organized and objective procedures to record behavioral phenomena occurring naturally in real time. Real time मतलब जो अभी जैसा हो रहा है उसी वक्त आप रिकॉर्ड कर रहे हो वो डिटेल्स. सो मोटिव तो बेसिकली यही होता है. बट व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स? The major problems with observational methods are that the observer has little control over the situation. ये पहली प्रॉब्लम है. And the reports suffer कर सकते हैं. क्यों? Because of the subjective interpretation. So this is the second point. So observation method से दो problems आती हैं. क्या? First, that there is a little control over the situation. Second point is what? That the reports may suffer from what? Subjective interpretations of the observer. क्योंकि observer क्या है? Human ही तो है. And human का bias तो आ ही सकता है. Third point is the example, mother-child interaction can be studied through observation. तो ये तो बहुत ही easy है, class 11 में भी कर रखा है. Now we will do the last assessment method. Now the last method is self-report. As the name suggests, self-report. Self मतलब खुद के बारे में report करना, खुद के बारे में बताना. So self-report is a method in which a person provides factual information about himself or herself and opinions, beliefs, etc. that he or she holds. So basically अपने बारे में बताना. And how? Example, this information can be obtained using what? A personal diary, a questionnaire, a psychological test, interview schedule, कुछ भी हो सकता है. So basically अपने बारे में information बताना. As a name suggests, self-report. वेरी इजी. इसमें तो बस अपने बारे में क्या बताओगे? अपने ओपिनियंस है, बिलीव्स है, अपने बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, राइट? इट्स इजी, राइट? ओनली 5 मेथड्स ही हमने करे हैं. वेरी इजी टू लर्न, वेरी इजी. So thank you so much for watching till the end. Make sure to check the next part, right? Please subscribe to my channel, like and share my videos. See you in the next video. Bye bye.